गुड मॉर्निंग। बिजनेस इकोनॉमिक्स में लास्ट टाइम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिस्कस किया था। आज का हमारा टॉपिक है डिमांड। स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड से, यानी कि मांग का अर्थ। द कंसेप्ट डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ good or service that consumer are willing and able to purchase at various prices during a given period of time. It is to be noted that demand in economics is something more than the desire to purchase, though desire is one element of it. ठीक है, कहने का मतलब है मांग की विचारधारा क्या है? विचारधारा वस्तु या फिर सेवा की उस मात्रा को व्यक्त करती है जो उपभोक्ता एक समय अवधि में विभिन्न मूल्यों पर क्रय करने के, यानी कि परचेस करने के इच्छुक या फिर योग्य होते हैं। ठीक है, ये भी है कि भाई अर्थशास्त्र में मांग क्रय की इच्छा से कहीं अधिक होती है। इच्छा तो क्या है, सिर्फ उसका एक तत्व होता है, एक एलिमेंट होता है। अगर उदाहरण की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, तो एक भिखारी, एक बेगर may have desire of food, but due to lack of means to purchase it, his demand is not effective. Thus, effective demand for a thing depends upon desire, then means to purchase, and third one is willingness to use those means for that purchase. Unless desire is backed by the purchasing power or ability to pay and willingness to pay, it does not constitute demand. Effective demand alone would be figure in economic analysis and business decision. यानी कि उदाहरण के लिए हम बात करें तो भिखारी है, वो क्या है, भोजन की इच्छा तो रखता है, लेकिन उसे खरीदने के लिए उसके पास साधनों का क्या अभाव है, साधन नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, उसकी मांग क्या प्रभावी नहीं होती। इसी प्रकार किसी वस्तु की प्रभावी मांग किस पे डिपेंड करती है? क्या क्या चीज़ होती है? पहली है इच्छा, दूसरा क्रय के साधन, यानी परचेस के लिए साधन उनके, तीसरा उस क्रय के लिए उन साधनों के प्रयोग हेतु इच्छा। जब तक इच्छा का क्रय शक्ति या भुगतान करने की योग्यता द्वारा समर्थन नहीं किया जाता, भुगतान कर की इच्छा या ये मांग का सृजन नहीं करती। अकेली प्रभावी मांग आर्थिक समीक्षा और व्यावसायिक निर्णयों में सामने आएगी। एंड अगर हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात करें तो उसमें दो चीज़ें नोट करने वाली। सबसे पहला है द क्वांटिटी डिमांडेड इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एट अ गिवन प्राइस, एट डिफरेंट प्राइसेस डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी आर जनरली डिमांडेड। मांगी गई मात्रा के बारे में दो बातें नोट करनी चाहिए। सबसे उसमें पहली है, मांगी गई मात्रा एक निर्दिष्ट मूल्य पर सदैव ही अभिव्यक्त की जाती है। विभिन्न मूल्यों पर किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं की सामान्यतः मांग की जाती है। ठीक है, दूसरा है द क्वांटिटी डिमांडेड इज अ फ्लो। वी आर कंसर्न नॉट with a single isolated purchase but with a continuous flow of purchases, and we must therefore express demand as a so much per period of time, that is 1000 dozens of orange per day, 7000 dozens of orange per week, and so on. So in short, we can say by demand we mean the various quantities of a given commodity or service which consumer would buy in a one market during a given period of time at various prices or at various incomes or at various prices of related goods. ठीक है, इसमें दूसरी मांग की मात्रा के बारे में बात नोट करने वाली है कि भाई मांगी गई मात्रा एक प्रभाव है। ठीक है, प्रभाव है, हम एक अकेले क्रय से संबंधित नहीं है, लेकिन क्रय के एक निरंतर प्रभाव से है ना, पर्टिकुलरली किसी एक परचेज से नहीं है, एक फ्लो ऑफ परचेजिंग एक निरंतर प्रभाव से है क्रय की। इसलिए हमें मांग को व्यक्त करना चाहिए समय की एक अवधि के प्रति इतनी, अर्थात कहने का मतलब है 1000 दर्जन संतरे प्रतिदिन या फिर 7000 दर्जन संतरे प्रति सप्ताह, और ऐसे ही आगे। अगर इन शॉर्ट में कहें, संक्षिप्त में कहें, तो मांग से हम एक निर्दिष्ट वस्तु या फिर सेवा की
विभिन्न मात्राओं का अर्थ लेते हैं जो एक निर्दिष्ट समय पर उपभोक्ता एक बाजार में विभिन्न मूल्यों पर या विभिन्न आयों पर या संबद्ध मालों के विभिन्न मूल्यों पर खरीदना चाहेगा। अब हम मांग का निर्धारण कैसे होता है, यानी कि व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, तो हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो किसी भी उत्पाद के लिए क्या है भाई, मांग के निर्धारक तत्वों की जानकारी और मांग या फिर उसके निर्धारक तत्वों के बीच में संबंध की प्रकृति उसके उत्पादों के लिए बाजार की मांग के अनुमान हेतु एक व्यावसायिक फर्म के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि द नॉलेज ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स आर एसेंशियल फॉर अ बिजनेस फर्म फॉर एस्टिमेटिंग द मार्केट डिमांड फॉर इट्स प्रोडक्ट। सो देर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी, यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तत्व हैं जो कि मांग को किसी वस्तु को अफेक्ट करते हैं, ठीक है, प्रभावित करते हैं। ऑल दिस फैक्टर्स आर नॉट इक्वली इम्पॉर्टेंट, सारे इक्वली इम्पॉर्टेंट नहीं होते सारे तत्व। मोर एवर सम ऑफ दिस फैक्टर्स के नॉट बी इजीली मेजर और क्वान्टिफाइड, ठीक है, और इनमें से कुछ घटकों को या फिर तत्वों को हम सरलतापूर्वक मापा नहीं जा सकता, ना ही मात्रा की गणना की जा सकती, ठीक है। सो जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहला है प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो सेट्रिस पैरिबस, यानी कि अदर थिंग बीइंग इक्वल, अदर थिंग बीइंग इक्वल, सेट्रिस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, यानी कि अन्य बातें समान रहने पर, ठीक है। द डिमांड फॉर कमोडिटी इज इन्वर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस. It implies that a rise in the price of a commodity brings about a fall in the quantity purchased and vice versa. This happens because of income and substitution effect. कहने का मतलब है अन्य बातें समान रहने पर किसी वस्तु की मांग उसके मूल्य से विपरीत रूप से संबंधित होती है। इससे स्पष्ट होता है कि भाई किसी वस्तु में हुई कोई वृद्धि उसके क्रय में कमी लाती है, ठीक है, और इसके विपरीत होने पर क्रय में वृद्धि होती है। यानी कि कीमत किसी वस्तु की कीमत घटने पे क्या है, उसकी मांग या फिर उसकी परचेज है वो क्या है, बढ़ जाती है। और ये ऐसा क्यों होता है, आय और प्रतिस्थापन के प्रभावों के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज़। तो रिलेटेड कमोडिटीज़ में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और कंपीटिटिंग गुड्स, यानी कि सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है, यानी कि पूरक वस्तु या फिर प्रतिस्पर्धी या फिर प्रतिस्थापन जो वस्तु होती है वो आते हैं रिलेटेड गुड्स पे, ठीक है। सबसे पहले हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच आर कंज्यूम टुगेदर और साइमल्टेनियसली, ठीक है। पूरक वस्तु वो वस्तु है जिनको क्या है एक साथ हम मतलब साइमल्टेनियसली एक साथ यूज़ करते हैं, है ना, यानी कि एक साथ उनका उपभोग की जाती है। एग्जाम्पल के लिए चाय चीनी हो गया, मोटर या पेट्रोल हो गया, पेन और इंक हो गई, ये क्या है एक साथ ही यूज़ होती हैं, अलग अलग हमें यूज़ करने का कोई वो नहीं है, ठीक है। पेन यूज़ करने के लिए हमें इंक चाहिए, ठीक है। So when two commodities are complements, a fall in the price of one when other thing being equal will cause the demand for other to rise. Example, a fall in the price of a petrol driven cars would lead to rise in the demand for petrol. Similarly, a fall in the price of fountain pen will cause rise in the demand for ink. The reverse will be the case when the price of complement rises. So we find that there is an inverse relationship between the demand for a good and the price of its complement. एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए क्या है भाई, पेट्रोल से चलने वाली कारों के मूल्य में हुई कमी पेट्रोल की मांग में वृद्धि उत्पन्न करेगी। ऑब्वियसली लोग उसे ज़्यादा परचेज़ करेंगे अगर उनकी पेट्रोल वाली कारों की प्राइस कम होगी, और परचेज़ करेंगे तो उससे क्या होगा,
परचेस करेंगे तो उससे पेट्रोल की मांग यानी कि मांग में वृद्धि होगी। इसी प्रकार अगर पेनों के मूल्य में गिरावट शाई की मांग में वृद्धि का कारण बनेगी। यदि किसी पूरक वस्तु की मांग बढ़ती है तो ठीक इसके विपरीत बात होगी। अगर हम देखते हैं तो किसी वस्तु के लिए मांग या उसके पूरक के मूल्य के बीच में क्या है, एक विपरीत संबंध होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। ठीक है, वहीं हम कॉमोडिटीज़ की बात करें सब्स्टिट्यूट्स वाले की, तो टू कॉमोडिटीज़ आर कॉल्ड कंपीटिटिंग गुड्स और सब्स्टिट्यूट व्हेन दे सेटिस्फाई द सेम वांट एंड कैन बी यूज्ड विथ ईज इन प्लेस ऑफ वन अनदर। दो वस्तुओं को स्थापन वस्तु हम कहेंगे जब वह किसी दूसरे के स्थान पर सरलतापूर्वक काम में लाई जा सकती है। उदाहरण के लिए जैसे चाय कॉफ़ी हो गया, इंक पेन या फिर बॉल पेन हो गई, एक दूसरे के ये विकल्प है। ठीक है, सब्स्टिट्यूट्स हैं जिन्हें हम इजीली एक दूसरे के स्थान पर हम काम ले सकते हैं। ठीक, जब वस्तुएं स्थापन होती है यानी सब्स्टिट्यूट होती है और अन्य बातें समान रहती हैं, अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट, उनमें से एक के मूल्य में कमी आने पर, ठीक है, उसके स्थापनों की मांग की मात्रा में गिरावट आती है। उदाहरण की बात करें तो यदि चाय का मूल्य गिरता है तो लोग उसको कॉफ़ी के स्थान पर भी पीने लगेंगे और उसकी अधिक मांग करेंगे और कॉफ़ी क्या है, कम खरीदेंगे, तो चाय की मांग बढ़ेगी और कॉफ़ी की मांग में कमी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए किसी उत्पाद के लिए मांग और उसके स्थापनों के मूल्य के बीच क्या है, प्रत्यक्ष या फिर धनात्मक संबंध होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल की बात करें, जैसे हम टी एंड कॉफ़ी की बात करी थी या फिर इंक पेन या बॉल पेन, ठीक है, they are the substitutes of each other and can be used in place of one another easily. When goods are substitutes, a fall in the price of one ceteris any other thing remain constant, lead to fall in the quantity demanded of its substitute. For example, if the price of tea falls, people may try to substitute it for coffee and demand more of it, है ना, and less of coffee. That is, the demand for a tea will rise and that of coffee will fall. Therefore, there is a direct and a positive relationship between the demand for a product and the price of its substitutes.